हाँ मिश्रा जी, क्या हाल चाल? बस सर पे आपका हाथ है सर जी। उस याद को काट रहे हैं आप मिश्रा जी। सीधे 1 लाख का बिल छाप दिया आपने। लेकिन सर जी आपने ही तो कहा था कि मैं बिल में बड़ी रकम लिखूं। और आपने लिख दिया। अरे मिश्रा जी, 1 लाख से क्या होगा? हाँ, उसमें से तो 60,000 आपके खर्चे हैं, बचे 40। अब उसमें से आप क्या लेंगे और मुझे क्या मिलेगा? जेब खर्च। लगता है आपको मुझसे कोई ऑर्डर्स लेने नहीं है फ्यूचर में। अरे ऑफिसर साहब ऐसा मत कहिए, मैं बिल की रकम बढ़ा देता हूँ। मैं 1 लाख से 1.5 लाख कर देता हूँ। नहीं नहीं मिश्रा जी, 2 लाख से कम नहीं चलेगा। एक तो ये महंगाई नोच खा रही है, ऊपर से चील की तरह लोकपाल बिल मंडरा रहा है। अब बाल बच्चों के लिए जो भी ऊपर की कमाई छापनी है अभी छाप लो। एक बार ये लोकपाल बिल पास हो गया ना, हम तो फेल हो जाएंगे। ठीक है सर जी, मैं 2 लाख का बिल भेज देता हूँ। हाँ तुरंत भेज दो, भरना तो सरकार नहीं है। हाँ? करप्शन, भ्रष्टाचार, ये शब्द आज आग की तरह से हर जबान से निकल रहा है। इस शब्द ने आम आदमी को सड़क पर उतारा है, पार्लियामेंट को झकझोड़ा है, पर समाज का एक छोटा सा किंतु शक्तिशाली तबका है जिसके लिए भ्रष्टाचार दिनचर्या है। करप्शन उनकी जीविका है और वो भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए कमर कसे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के लिए करप्शन उस बीमारी का नाम है जो किसी सरकारी दफ्तर में कदम रखते ही उनकी नस नस को खुरेद देती है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यह बीमारी अपनी वसूली करती ही है। यह बीमारी लाइलाज मालूम होती है क्योंकि दवाइयां भी करप्शन से पीड़ित हैं। 2002 झांसी, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे है? देखिए, इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है। आपके पति की हालत बहुत क्रिटिकल है। हमारी कोशिश जारी है पर आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। डॉक्टर साहब क्या बोल गए? अरे बेटिया कुछ तो बोल। हाँ बाबा को क्या हो रहा है? माँ कुछ तो बोलो ना। माँ बोलो ना। माँ बोलो ना। माँ बाबा कब ठीक होंगे? सॉरी सर, सेप्टाडिल आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे महीने का स्टॉक होना चाहिए ना। पता नहीं सर, मैंने चेक किया स्टोर में, पर सेप्टाडिल आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। तुरंत झांसी स्टेट हॉस्पिटल कॉल करो और इमरजेंसी स्टॉक मंगवाओ। कम से कम 5 डोजेस हर दिन की लगेंगी इस पेशेंट के लिए, वरना जो 5% चांसेस हैं वो भी नहीं रहेंगे। यस सर। फास्ट। पेशेंट होल्ड नहीं कर पाया। डेड? यस समर, इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। सॉरी, हम आपके पति वीर को नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का एक छोटा सा गांव, जहां एक 35 साल के आदमी को इन्फेक्शन होता है और वो मर जाता है। इन्फेक्शन लाइलाज नहीं था, लेकिन उस सरकारी ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए दवाइयां ही नहीं थी और ड्यूटी पर इंचार्ज डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था कि अस्पताल की जो हालत थी वो कतई नहीं होनी चाहिए। सिंह, सेंट्रल हेल्थ ऑफिस के कागजात साफ साफ दिखाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो स्टॉक है उससे कहीं ज्यादा दवाइयां भेजी जा रही हैं। सर आपके हाथ में जो है वो कॉस्ट शीट है, सप्लाई शीट नहीं। सप्लाई शीट ये रही सर, ये रही। ये क्या नॉनसेंस है? सप्लाई किए गए माल से 4 गुना ज्यादा बिलिंग है। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पता सर।
वो मैं पता लगा कर रहा हूँ। ये पेपर्स यहीं छोड़ जाइए। हाँ सिंह बोलो, सब खैरियत? कुमार साहब थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। कैसी गड़बड़ सिंह? सर वो एक नए सीनियर साहब आए हैं, डॉक्टर समर। उनको बिलिंग और सप्लाई के बीच की गड़बड़ नज़र आ गई है। कैसे नजर आ गई? बात उस साले तक पहुंची कैसे? अजय साहब वो एक पास के गांव का पेशेंट था, दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक थी तो चल बसा। बस इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया इसने डॉक्टर ने। कितना लेगा? हिसाब समझा दो ना प्यार से। साहब समझदार नहीं लगता, बहुत टेढ़ी बात कर रहा है। अच्छा, साहब सारे कागजात मुझसे ले लिए, आप जल्दी कुछ करो वरना ये और खोदेगा, कहीं हमारी कब्र ना खोद दे। तुम टेंशन मत लो सिंह, मैं भी देखता हूँ किस मिट्टी का बना है डॉक्टर समर। मैं अंदर आ जाऊं डॉक्टर साहब? कितना अंदर आओगे? गोदी में बैठोगे क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी जगह तो आपके चरणों में है, पर कोई है जो हमारे सर पर बैठना चाह रहा है। साफ साफ बोलो कुमार। वो हरिपुर अस्पताल में डॉक्टर समर आए हैं ना? जानता हूँ। अपने साथ आफत लाए हैं साहब, हम सब के लिए। सप्लाई और बिलिंग के सारे कागजात मंगवा कर स्टडी हो रही है, गणित चल रहा है। उनके एक पेशेंट के लिए दवा शॉर्ट पड़ गई जिससे उसकी डेथ हो गई। सीएमओ साहब के पास शिकायतनामा लेकर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर समर। ये समर क्या क्या जानता है और कितना जानता है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, वो तो अपना सिंह है ना, उसने मुझे फटाफट फोन घुमा दिया। ठीक है, इस समर के बच्चे को अब मैं घुमाता हूँ। ये देखिए सर, जितने पैसे सरकार सप्लायर्स को दे रही है उतने पैसों की दवाई हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं रही। और सर जो दवाइयों के एक्चुअल दाम है उससे 10 गुना ज्यादा दाम पे दवाइयां बेची जा रही हैं। ये तो सरासर लूट है। यस सर। सो ये सारी दवाइयां आपके डेप्यूटी डॉक्टर अवस्थी की देखरेख में डिस्पैच होती हैं। समर, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सर लेकिन आशा करता हूं कि डॉक्टर अवस्थी भी जानते होंगे कि ये जो सब हो रहा है वो गलत है सर। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन ऐसे ऊँगलियां उठाने की जरूरत नहीं। सर लोग दुनिया से उठ रहे हैं सर। यहां आने से पहले मैं 15 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 4 चीफ हेल्थ सेंटर्स जाके आया हूं। सब जगह वही हाल है सर, वही लूट, वही अंडर सप्लाई, वही ओवर बिलिंग। सर पिछले 8 महीने में 30 डेथ्स हुई हैं दवाइयों की शॉर्टेज की वजह से। सो 5 डेथ्स तो मेरे अपने हरिपुर हॉस्पिटल में। सर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि कम दवाइयों के लिए हम इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, जबकि उतने ही पैसों में हम भरपूर दवाइयां स्टॉक कर सकते हैं सर। ये पेपर्स मेरे पास छोड़ जाओ, मैं देखता हूँ। सीएमओ सर, आई होप आप जल्दी देखेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर समर शोर करने पर तुला है। सिन्हा साहब, गरम खून में आदर्शवाद का इन्फेक्शन हो गया है और कुछ नहीं। अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए उसे हरिपुर हॉस्पिटल में आए हुए। वो सिर्फ हरिपुर में चुपचाप बैठने वालों में से नहीं। देखिए डॉक्टर अवस्थी, रूरल मेडिकल सेंटर्स आपके अंडर में है। अगर ये लड़का मुझसे ऊपर तक गया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। मैं आपकी बात समझता हूँ सिन्हा साहब, लेकिन 6 सालों से ये सब चल रहा है। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? आपकी रिटायरमेंट को अब सिर्फ 1 साल बचा है डॉक्टर अवस्थी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी रिटायरमेंट के बाद जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे आए उसकी वजह से हमारे अरेंजमेंट की रिटायरमेंट हो जाए। आप चिंता मत करिए। बहुत बड़ा स्कैम है। इतने महीनों से बात पकड़ में ही नहीं आ रही थी। पता है वो पेशेंट जिसकी डेथ हुई ना, मैं उसे बचा सकता था। समर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने पेशेंट्स को लेकर हद से ज्यादा इमोशनल हो रहे हो? हर चीज दिल पर लेते हो तुम। बाकी लोग भी थोड़ा दिल से लेते ना तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। क्या करप्शन है मालूम है तुम्हें? ये जो मैंने खोज निकाला है पिछले 8 महीने का स्कैम है, पूरे 3 करोड़ रुपए का।
दवाइयों को 10 गुना ज्यादा दाम पे खरीदा जा रहा है, और जब जरूरत होती है तो है ही नहीं। और सोचो ये गड़बड़ कितने सालों से चली आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे सबको कट जाता है। समर, बात को समझो। ये सीएमओ, डिप्टी सीएमओ बहुत बड़े लोग होते हैं, इनसे झगड़ा मोल लेना कहाँ तक ठीक है? नहीं प्रिया, वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, सरासर लूट है यार, मर्डर है, मर्डर। गुड इवनिंग डॉक्टर समर। डॉक्टर अवस्थी, आपको जो भी कहना है प्लीज सिंपल और स्ट्रेट तरीके से कहिए। तो सिंपल और स्ट्रेट बात, मैं तुम्हें कट दूंगा, तुम कट लोगी, और हम सब लोग प्यार और शांति से रहेंगे। डॉक्टर अवस्थी, आप इस वक्त मेरे घर में बैठे हुए हैं, इसलिए आपसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। चले जाइए यहां से, प्लीज लीव। डॉक्टर समर, इतनी अच्छाई से तो डायबिटीज हो जाएगा, और इतने गुस्से से ब्लड प्रेशर और सिस्टम रत्ती भर चेंज नहीं होगा। चेंज तुम्हें होना होगा डॉक्टर, जैसे हम सब लोग हुए हैं। 4-6 करोड़ यहाँ वहाँ हो जाए तो सरकार को छींक तक नहीं आएगी, लेकिन इतने सारे पैसों से हम सभी लोगों की जिंदगियों में हिचकी नहीं आएगी। आप तो जिंदा है ही नहीं, फिर किस जिंदगी की बात कर रहे हैं? प्रिया, चाहे तो तुम्हारे हाथ के मैं पीकर ही रहूंगा, लेकिन आज नहीं। उस दिन जब तुम अपने गर्म दिमाग पति को एक कप दुनियादारी के पिलाकर उसे ठंडा कर दो, तो फिर आप हमारे घर में कभी चाय नहीं पी पाएंगे डॉक्टर अवस्थी, क्योंकि मुझे जहर पीना मंजूर है, लोगों का खून चूसना नहीं। प्रिया, समझो इसे, हम डॉक्टर्स तो मच्छर हैं। खून के बड़े बड़े घूंट पीने वाले तो दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं। ये जिस रास्ते पर चल पड़ा है ना, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। डॉक्टर हूं, उम्मीद रखना आदत है। इसके बाद भी हो तो तुम हमारी बिरादरी के, तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। फोन करो जल्दी। रोजगार प्लान्स, सड़कों के टेंडर्स, बड़े बड़े खेल महोत्सव, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स, मेडिकल फैसिलिटीज, लोन स्कीम्स, आप कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट उठाइए, उनमें आपको बेशुमार भ्रष्ट हाथों के निशान मिलेंगे। इन्हीं भ्रष्ट हाथों के बीच कमीशंस और परसेंटेजेस का धंधा घूमता रहता है। डॉक्टर समर इस करप्शन के भवंडर में, इस अनैतिकता के तूफान में ईमानदारी की जोत जलाने की फिराक में था। एक अकेला आदमी सत्ता और प्रशासन के ठेकेदारों से कितना और कब तक लड़ पाता? सर, अगर 1 महीने बाद भी एक भी गुनहगार पकड़ में नहीं आया तो इंक्वायरी चल ही नहीं रही है, रुक गई है, ठप पड़ गई है। देखो डॉक्टर समर, तुमने कंप्लेंट की, मैंने एक्शन लिया, सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, सीनियर ऑफिसर्स ही लगे हुए हैं। सर, इंक्वायरी का तो पता नहीं है, लेकिन लूटपाट में जरूर लगे हुए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, वही जो सारी दुनिया जानती है, और वही जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सर, डेप्यूटी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी सारे बिल्स सैंक्शन करते हैं। सर, वही इस करप्शन की जड़ है, और उनका ऑफिस इसका गढ़ है। सर, इनफ इज इनफ समर। इंक्वायरी की रिपोर्ट टेबल पर आने तक इस विषय पर मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। सर, मुझे तो इंक्वायरी रिपोर्ट पर ही डाउट है। मतलब तुम मुझ पर भी डाउट कर रहे हो? नहीं सर, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। सर, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, चोरी अपनी जगह सर, लेकिन गरीब और लाचार पेशेंट्स को उनके हक की दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वो मर रहे हैं। सर, कम ऑन, अपने ड्रामेबाजी वाला टोन जरा लो डाउन करो। हम सब यहां पर एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं जो काफी कुछ सेक्रीफाइस करके इस गांव की सेवा कर रहे हैं। श्योर सर, डॉक्टर अवस्थी खुद मेरे घर आए थे और मुझे भी सेवा की पार्टनरशिप ऑफर कर रहे थे। देखो डॉक्टर समर, डॉक्टर अवस्थी एक सीनियर और जिम्मेदार ऑफिसर है, डिप्यूटी सीएमओ है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक तुम चुप बैठोगे। सर, दोनों ही नहीं होंगे, ना तो रिपोर्ट आएगी और ना ही मैं चुप बैठूंगा।
हेलो। समर, देखो यार, तुम अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक रखते हो तो उसे बेशक पूरा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों के पैर उनके अपने पैर होते हैं यार, उन्हें अपने हाथों से छुओगे तो आशीर्वाद मिल सकता है, और अगर कुल्हाड़ी मारोगे तो बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सिविल लाइंस ले चलो, विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये रूरल हेल्थ सेंटर्स के सारे परचेजेस डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी हैंडल करते हैं? जी सर। डिप्टी सीएमओ बहुत बड़ी पोजीशन है डॉक्टर समर। सर इतनी बड़ी कि आप भी कोई एक्शन नहीं लेने की सोच रहे हैं? Am I right? रॉन्ग। देखिए, एक तो मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और दूसरी बात, क्या आप में आखिर तक खड़े रहने की ताकत है कि घुटने कांपेंगे आपके? मतलब इतने बड़े लेवल का करप्शन एक्सपोज करने के लिए गुर्दा लगता है, काफ़ी गहराई तक खोदना पड़ता है, कई सारी दुश्मनियां मोल लेनी पड़ती है डॉक्टर समर। सर मैं बस इतना जानता हूं कि ये पैसों की हेराफेरी और जानों की सौदेबाजी दोनों रुकनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कमिटेड है तो हम खोदना शुरू करते हैं, देखते हैं सुरंग कहाँ निकलती है। सारे हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे फाइल्स हमें खंगालने पड़ेंगे। अनो कुलदीप, पर शिकायत करने वाले इस डॉक्टर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक नेक मकसद है, और ऐसे लोग रोज रोज हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। वसीम, कुलदीप, सारे पेपर्स उठा लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ये हमारे ज़रूरी रिकॉर्ड्स हैं सर। और आप सबके ट्रैक रिकॉर्ड को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वसीम, कुलदीप, सारे पेपर्स के फोटोकॉपीज बना दो, हर पन्ने की, और सिंह साहब हर पन्ने पर दस्तखत करेंगे। ये सारे आपके सिग्नेचर हैं यहाँ पर। साहब कुछ चाय पानी का इंतजाम करूँ क्या? हम यहाँ दूध और पानी अलग करने आए हैं, बैठे रहिए। सर सालों से ओवर बिलिंग चल रही है। मतलब सालों से सरकार लुट रही है। ये जाली बिल्स भरने के लिए जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है। सर सिर्फ पिछले एक साल में कम से कम 4 से 5 करोड़ की बोगस बिलिंग दिखाई दे रही है। और एक्चुअल दवाइयों की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए की हुई होगी। सीधा गणित मालूम होता है, 1 का 10। 1 रुपए की दवाई सप्लाई करो और 10 रुपए ले जाओ। ये 10 रुपए किन किन हाथों में कैसे कैसे बढ़ रहे हैं ये देखना बाकी है। सर सारे सैंक्शंस और अप्रूवल डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी के ऑफिस से किए जाते हैं, और ये सारे सैंक्शंस और अप्रूवल्स हम कोर्ट में पेश करेंगे। फिर तो सर सारे बड़े बड़े नाम उछलेंगे। तो उछलने दो कुलदीप, एंड आई थिंक उछलने चाहिए, वरना कुछ ही समय में आम आदमी उछलेगा, वो भी अदालत के बाहर, फिर किसी की खैर नहीं। हाँ सिन्हा साहब बोलिए। डॉक्टर अवस्थी, विजिलेंस डिपार्टमेंट का नोटिस आया है। ओह, ये समर अपना बचपना कब छोड़ेगा? इसका बचपना हमारा बुढ़ापा खराब कर देगा अवस्थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट कोर्ट में केस फाइल करने जा रही है, हमारे सारे डिपार्टमेंट और हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ सर्च वारंट की मांग करने के लिए, और ये सारा सर्च ऑपरेशन आपके दरवाजे पर आकर रुकेगा अवस्थी। ओह माय गॉड। सिन्हा साहब आप जरा वो प्लीज विजिलेंस के डायरेक्टर्स को पटा लीजिए ना। अवस्थी, डॉक्टर हो तुम, जेब कतरने वाली बातें मत करो। अरे इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं सर? आज तक जो कुछ भी किया था मुझसे पूछकर किया था क्या? मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। बट सर
प्रिया, ये देखो प्रिया, अभी इस देश की सिचुएशन इतनी होपलेस नहीं हुई है। कोशिश करो तो करप्शन को रोका जा सकता है। बस आदमी को थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। समर, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन इस सिस्टम पर नहीं। मे बी आज ही खबर फ्रंट पेज पर है, लेकिन कल पता नहीं किस पन्ने पर होगी। होगी भी या नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मिसेस समर, मैं आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग का इलाज कैसे करूं समझ नहीं आता, पर इतना समझ गया कि ये डॉक्टर अवस्थी जैसे लोग एक आध लड़ाई जीत सकते हैं, युद्ध नहीं। ये सारी बकवास लिखने के लिए तनख्वाह मिलती है क्या इन अखबार वालों को? हाँ, इनका तो काम ही है ये, हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप देना। इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है इन्हें सालों में। लीजिए, आप चाय लीजिए। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? सुनिए, क्या हो रहा है आपको? तुम राजू बेटे को बुला लो जल्दी। मैं पहले हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। तुम राजू बेटे को फोन करके बुला लो, मेरी तबीयत। एक मिनट। हेलो। समर, सुना आपने? क्या दिव्या? हमारे डॉक्टर अवस्थी। क्या हुआ उन्हें? ही इज डेड। क्या? हाँ, अभी खबर मिली कि उन्हें स्ट्रोक हुआ और वो चल बसे। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, हम उन्हें रिवाइव नहीं कर सके। बहुत प्रेशर था उन पर। भाभी जी, देखिए, डॉक्टर अवस्थी मेरे एस्टीम कलीग थे। बहुत साल हम लोगों ने एक साथ काम किया। मेरे डैड बहुत अच्छे डॉक्टर थे सर। हाँ, ये हम सब जानते हैं। 6 महीने लगातार छानबीन करने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम के बारे में काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। इस पूरे गफले का किंगपिन था डॉक्टर अवस्थी, जिसके गिरेबान से विजिलेंस डिपार्टमेंट सिर्फ एक कदम दूर था। लेकिन ऐन मौके पर यह डॉक्टर अवस्थी अचानक बहुत ज्यादा दूर चला गया। अब सवाल यह था कि इस विशाल करप्शन केस का क्या होने वाला था। जब डॉक्टर अवस्थी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, तब वो अपने रिटायरमेंट से महज 2 महीने दूर थे। मैं ट्रिब्यूनल और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर अवस्थी के बेदाग करियर और उनके एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उनकी फैमिली को फुल बेनिफिट्स और पेंशन तुरंत रिलीज किया जाए। थैंकिंग यू सीएमओ, आज ही डिस्पैच कर दो। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट पर कई संगीन आरोप लगाए हुए थे। दवाइयों की खरीदी में हो रहे गबन के आरोपों का जवाब डिप्टी सीएमओ के ऑफिस की जिम्मेदारी थी। पर जब डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अवस्थी रही नहीं, इस केस को और परस्यू करने का मतलब होगा अदालत और दोनों डिपार्टमेंट्स के समय की बर्बादी। वैसे भी अभी तक इस केस में कोई भी ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत इस केस को क्लोज करती है। शायद तकदीर का इंसाफ करने का अपना तरीका है। हमने जो करना था वो किया, आगे तकदीर की मर्जी। देव साहब, डॉक्टर अवस्थी की डेथ हुई है, करप्शन की नहीं। आप ये केस कैसे क्लोज कर सकते हैं? प्लीज डॉक्टर समर, ये केस हमने नहीं, निचली अदालत ने क्लोज किया है। तो आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, केस रीओपन हो सकता है। हाँ, जरूर ओपन हो सकता है, अगर हमारे पास ठोस सबूत हो तो। डॉक्टर अवस्थी से अगर पूछताछ होती तो फिर सबूतों का खजाना हमारे हाथ लगता, पर लेकिन आपके पास वो जाली बिल्स तो है ना? हाँ है, पर वो काफ़ी नहीं है। उन जाली बिल्स को असली साबित करने के लिए हमने कोर्ट से डॉक्टर अवस्थी से क्वेश्चनिंग की परमिशन मांगी थी, जो कोर्ट ने हमें दी भी थी, पर कुदरत ने नकार दी। तो अब हमारे आरोप सिर्फ आरोप बनकर किसी फाइल में पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई आरोपी तो है नहीं। तो फिर केस किसके खिलाफ लड़ेंगे? चार्जेस किस पर फ्रेम होंगे? सजा किसको दी जाएगी? सॉरी डॉक्टर समर, आपने, मैंने, मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है। हम हारे नहीं,
पर हमारी जीत भी नहीं हुई। अरे डॉक्टर साहब आप आइए 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 बैठिए यहाँ पे। अरे बहू बहू। जी बाबूजी। अरे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते आशा जी। लड़का कैसा है आपका? जी अच्छा है। स्कूल जाता है वो? हाँ जाता है ना, गांव के स्कूल में भर्ती है। मैं आपके लिए चाय रखती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। ये कुछ पैसे हैं, आपके लड़की की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। ये क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा हमने आपके लिए क्या किया जो आप हमें पैसे दे रहे हैं? वो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, आपके लड़के को नहीं बचा सका, आपके पति को। बस बहुत खटकता है मुझे। ऊपर वाले को खटका नहीं है तो डॉक्टर साहब आप अपना कलेजा क्यों भारी कर रहे हैं? समझता हूँ, लेकिन प्लीज रख लीजिए इसे, चलता हूँ। मैं कैसे इन्हें बताता कि उनके लड़के की मौत भगवान की मर्जी नहीं थी, बल्कि हमारा फेलियर था। कैसे इन्हें बताता कि कुछ डॉक्टर्स जिन्हें वो भगवान का दर्जा देते हैं, दरअसल सफ़ेद कोट पहने हुए हैवान हैं जो गरीबों की सांसें लूटकर बस पैसे बनाते हैं। मैं किस मुंह से इन्हें बताता कि हमारे लिए मौत सिर्फ एक रजिस्टर की एंट्री है और कुछ भी नहीं। अपने आप से कैसे कहता समर कि तू फेल हो गया, तू करप्शन का बाल भी बांका नहीं कर पाया। पता नहीं, शायद भगवान की यही मर्जी थी। डॉक्टर अवस्थी को गुजरे हुए 9 साल बीत गए थे। उसके खिलाफ करप्शन का केस अब खारिज हो चुका था। झांसी एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ सेक्टर में दवाइयों की ओवर बिलिंग और अंडर सप्लाई का स्कैम बंद फाइलों में दफन हो गया था। अब झांसी से दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। सब्जेक्ट था डॉक्टर अवस्थी की पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। पिटीशन में यह आरोप था कि उनकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही थी वो उनके ग्रेड से कम थी। यह पिटीशन बहुत अजीब थी क्योंकि अर्जी देने वाला ना तो डॉक्टर अवस्थी का बेटा था और ना ही उनकी विधवा। तो फिर ये कौन शख्स था जिसे 9 साल बाद डॉक्टर अवस्थी की पेंशन को लेकर इतनी चिंता थी? सर, डॉक्टर अवस्थी का सर्विस रिकॉर्ड एक्सीलेंट था। मुझे उनके सर्विस रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग हो रही है इसके कारण भी मुझे लिखित में चाहिए, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स मुझे ट्रिब्यूनल के सामने पेश करने होंगे। सर, डॉक्टर अवस्थी की लास्ट पोस्टिंग झांसी डिवीजन में थी, जहाँ पर वो डिप्टी सीएमओ की पोस्ट पर थे। ठीक है, आप उनके सारे रिकॉर्ड्स को फाइल करो, उसके बाद मैं केस की स्टडी करता हूँ। राइट सर, थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। अरे गुप्ता जी नमस्ते, आइए आइए। अब यूँ समझ लीजिए कि पेंशन में बढ़ोतरी हो ही गई। 6 साल लग गए, मैंने कहा था ना मैं करवा कर रहूंगा। धन्यवाद गुप्ता जी, बैठिए। हाँ, लेकिन अब कोर्ट में मुझे आने की जरूरत नहीं है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता सर जी, केस पूरी तरह से साफ है। क्या है गुप्ता जी, अब मैं जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बैठिए। डॉक्टर साहब बोलिए।
कोर्ट को आपके सर्विस रिकॉर्ड्स चाहिए और जिन जिन ऑफिस में आपने काम किया था वहाँ के रिकमेंडेशन लेटर्स लगेंगे। हाँ, वो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे आज तक की सर्विस रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट रही है, बिल्कुल मेरी मौत की तरह। ये सारी बकवास लिखने के लिए तनख्वाह मिलती है क्या इन अखबार वालों को? हाँ, इनका तो काम ही है ये, हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप देना। इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है इन्हें सालों में। लीजिए, आप चाय लीजिए। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? सुनिए, क्या हो रहा है आपको? तुम राजू बेटे को बुला लो जल्दी। मैं पहले हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। नहीं, तुम राजू बेटे को फोन करके बुला लो, मेरी तबीयत। एक मिनट। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ जी आपको? सुनिए, उठिए ना। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं तो यूं ही मरने के एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। आप भी ना, कितना डर गई थी मैं। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस तुम जल्दी से राजू बेटे को फोन करके बुला लो। हाँ, लेकिन उसे अभी कुछ मत कहना, वो यहाँ आ जाए तो मैं उसे सारी बातें समझाऊंगा। डॉक्टर चौहान, आपके स्टाफ के 2 लोगों को तो आप हैंडल कर ही सकते हैं। एक तो हो जाएगा और दूसरे के लिए कोशिश करनी होगी। हाँ, लेकिन कामयाब कोशिश होनी चाहिए, हम फेल हो ही नहीं सकते। वो सीना को मैं संभाल लूंगा। बताइए फिर प्लान क्या है? आप सभी लोगों के फुल कोऑपरेशन से मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मेरा ये बेटा मेरी डेथ सर्टिफिकेट मेरे सारे ऑफिस में पहुंच जाएगा। लेकिन डैड, अंतिम संस्कार कैसे होगा? किसका होगा? तुम उसकी चिंता मत करो राजीव, मेरे मॉर्ग में लावारिस लाशों की कोई कमी नहीं है। स्मार्ट डॉक्टर चौहान, वेरी स्मार्ट। 1 सेकंड के लिए भी किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई विधियां नहीं, क्योंकि डॉक्टर मरहूम डॉक्टर अवस्थी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। बेचारे सिंपल से आदमी थे, कर्मयोगी थे, जैसे जिंदगी जिए ऐसे ही चलती है। डॉक्टर जिंदगी को मौत के मुंह से वापस छीन कर लाते हैं, लेकिन यहां तो एक डॉक्टर मौत का मुखौटा पहनकर पूरे 9 साल तक जिंदगी के हर मजे लूटता रहा। एक ऐसी जिंदगी जो छल कपट और गरीबों की लाशों पर खड़ी थी। अपनी काली करतूतों से कमाई हुई ब्लैक मनी को डॉक्टर अवस्थी ने आगरा में इन्वेस्ट किया, जहां का वो रहने वाला था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये डॉक्टर अपनी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कानून के दरवाजे पर दस्तक दिलवा रहा था। लेकिन कब तक डॉक्टर अवस्थी अपनी मौत के साए के पीछे छुपा बैठा रहता? कभी ना कभी तो उसे कानून की रोशनी में आना ही था, बेनकाब होना ही था। हेडक्वार्टर से आए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट को कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी। बोलो दिव्या। समर, आपको डॉक्टर अवस्थी याद है? याद तो उन लोगों को किया जाता है जिन्हें आप भूलते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी सर्विस रिकॉर्ड की इंक्वायरी आई हुई है, मेरे टेबल पर ही पड़ी है। किस चीज़ की इंक्वायरी है? उनके पेंशन में बढ़ोतरी की पिटीशन दाखिल हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनकी फैमिली ने फाइल की हुई शायद। नहीं समर, पिटीशन पर सिग्नेचर ना मिसेस अवस्थी के है और ना डॉक्टर अवस्थी के बेटे के है। तो फिर पिटीशन खुद डॉक्टर अवस्थी ने साइन किए हैं। नॉट पॉसिबल दिव्या, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अवस्थी को गुजरे हुए 9 साल हो गए। वही तो समर,
इस पिटीशन पर सिर्फ उनकी सिग्नेचर्स ही नहीं बल्कि उनकी दी हुई एफिडेविट भी है जिसमें पिछले महीने की तारीख है। इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस गया था और मैंने खुद वहां डॉक्टर अवस्थी के सिग्नेचर देखे, वो एफिडेविट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से फाइल हुआ है और वहां डॉक्टर अवस्थी का एड्रेस आगरा का है। लुक डॉक्टर समर, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 9 साल पहले उस आदमी का क्रियाक्रम हो चुका था, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका था, हम बस इतनी दूर थे उससे। लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, शायद उनकी जरूरत पड़े। श्योर सर। नमस्ते, हम पेंशन डिपार्टमेंट से आए हैं। वो डॉक्टर अवस्थी के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। उन्होंने जो पेंशन में बढ़ोतरी की पिटीशन की थी वो अप्रूव हो चुकी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। आप लोग 2 मिनट बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। जी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अवस्थी। नमस्ते डॉक्टर अवस्थी, आपने मुझे पहचाना नहीं सर? हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह रियली? कब मिले हैं हम लोग? 9 साल पहले झांसी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आप ही का क्रियाक्रम था। कौन आप लोग? कौन है? विजिलेंस डिपार्टमेंट झांसी। क्या हो रहा है? सुनिए, कुछ बोलिए, क्या हो रहा है? सुनिए सुनिए। अरे अरे आप लोग देख क्या रहे? कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए डॉक्टर अवस्थी, आप पहले भी एक बार मौत की तौहीन कर चुके हैं। अब मांगोगे तो भी मौत आपके दिल को नहीं छुएगी, पर हाँ उम्र कैद बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रही है। ले चलिए इन्हें। क्या कर रहे हैं? सुनिए, अरे कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। अकेले काफी बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिक्र मत करिए, काफी जल्द बहुत भीड़ होगी अंदर और शुरुआत डॉक्टर चौहान से होगी, जिन्होंने आपका पोस्टमार्टम किया और आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू किया। बेवकूफ़ी का अगर कोई सर्टिफिकेट जारी होता तो उसके सबसे पहले हकदार तुम होते डॉक्टर समर। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ करप्शन के चार्जेस प्रूव होंगे? इतने अंधे कैसे हो सकते हो तुम समर? आज तक कभी देखा है तुमने मेरे लेवल के ऑफिसर्स को करप्शन के चार्जेस में सजा काटते? ये चेन बड़ी लंबी है डॉक्टर समर, ना ये मुझसे शुरू होती है ना ही ये मुझ पर खत्म होती है। पर आप तो खत्म हो गए ना डॉक्टर अवस्थी, और ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपकी खुफिया करप्शन की चेन को बेहद बेचैन कर देगी। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते मेडिकल साइंस भी देखता है। अब आपके पेशेंट को ही ले लीजिए ना, 65 साल के कोमा के बाद जागा है। पेशेंट का नाम आम आदमी।
इस गांव में सबका खून एक है और वो है राजपूतों का खून। राजपूतों के लिए अपनी लुगाई को छोड़ करके हर राजपूतानी माँ बहन या बेटी है। भाई एक ही वंश है, एक ही गोत्र है और एक ही परिवार है। इस मामले में तो हम किसी की नहीं सुनते, सरकार की भी नहीं। जो भी गलत संबंध जोड़ेगा, महापाप करेगा, वो तो भोगेगा। हम वो सबक सिखा देना चाहते हैं कि नई पीढ़ी जाने पहचाने कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारी परंपरा क्या है, हमारा गांव क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। अब बोल तो। अच्छा तेरे से अब छोड़ तो सही हाथ। बोल ना तू। अच्छा, बोल। हाथ तो छोड़, तोड़ेगी क्या? चल वीर, लेकिन कुछ भी हो जाए हाथ छोड़ने नहीं दूंगी। राजपूतानी हूँ, समझे? मैं तो बस इतना समझता हूँ कि दुनिया छोड़ दो पर तेरा हाथ नहीं। भाई साहब एक बात माननी पड़ेगी, जैसे प्रीति आपके यहाँ आई है ना, बहुत सुधर गई है। भुला दिया उसने सुवीर के बच्चे को। अरे इस बात का तो तू जिक्र मत कर। प्रीति अब मेरी बेटी है, हाथ भी मैं ही पीले करूंगा उसके। बड़प्पन है भाई साहब आपका। मुझे प्रीति पे पूरा भरोसा है, ना तो कभी वो नाक कटने देगी और ना कभी गर्दन झुकने। आओ बैठो जी। मैं भी आया। गायत्री, ओ गायत्री जरा पानी वानी लाना। गायत्री, प्रीति, गायत्री, प्रीति। अरे क्या हुआ भाई साहब? प्रीति भी नहीं दिख रही है। ऊपर तो नहीं है? हाँ? गायत्री, ओ गायत्री, प्रीति, अरे प्रीति, गायत्री कहाँ चले गए? ऊपर ही गायत्री, गायत्री, भाभी, गायत्री, ए गायत्री, उठ गायत्री, उठ। भैया ये क्या लिखा है? संस्कृति कहिए, तहजीब कहिए या फिर कल्चर, ये एक बारीक धागा है जो लोगों को आपस में बांधकर एक कौम बनाता है। और जब ये धागा बहुत ज्यादा कस जाता है तब कुछ ना कुछ टूटता जरूर है। कभी इंसानी रिश्ते टूटते हैं तो कभी इंसान का जिस्म, और निकल उठते हैं खून के फव्वारे। अधेड़ उम्र की गायत्री राजपूत की भयंकर रूप से हत्या की गई थी। उसी के खून को स्याही बनाकर हत्यारे ने गायत्री के पति भवन को ललकारा था, हो सके तो अपने बेटे जीत को बचा लो। ये लाल ललकार दरअसल एक दस्तक थी कि परंपरा के फंदे ने कहीं किसी के जज्बातों को घोट रखा था। सरजीत विक्टिम का बेटा है और वो भवन राजपूत विक्टिम का पति। काकोड़ मार्केट में इनकी सीमेंट और हार्डवेयर की दुकान है। देखिए, जबरदस्ती घर में घुसाने के कोई निशान तो नजर नहीं आ रहे। एक बात बताइए, जब आप घर पर आए थे तो ये बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी साहब, कल रात में और भुवन भाई साहब खानपुर में मेरे घर पर रुक गए थे। आज सुबह आए तो दरवाजा खुला हुआ था और यहाँ भाभी, सर मेरी बेटी प्रीति। अभी अभी तो आपने कहा कि आप खानपुर में रहते हैं। हाँ साहब, लेकिन मेरी छोटी बेटी प्रीति भाई साहब के साथ यहीं पर रहती है।
और जीत घर पर नहीं था? नहीं साहब, हमारी एक दुकान। मतलब ये कि आपकी बेटी प्रीति यहाँ से गायब है और जीत को खूनी ने अलीपुर से अगवा कर लिया। लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, आप जीत का फोन नंबर और अलीपुर का पता लिखवा दीजिए। पर उसका नंबर सुबह से लग नहीं रहा है। सर, ये जीत का मोबाइल तो अभी भी नॉट रीचेबल है। वर्मा, ये मामला कुछ ज्यादा ही अटपटा लग रहा है। प्रीति को घर से उठवा लिया गया, लड़के को अलीपुर से, और लड़के की अम्मा के सिर पर वार करके उसका मर्डर। आखिर ये माजरा क्या है? सर, आप जीत राजपूत को जानती हैं? ये रहा उसका घर। जीत को देखा आज? आज करीब सुबह 7 बजे वो काकुड़ के लिए निकले थे। अरे जीत, इतने सुबह सुबह कहाँ चल दिए? भाभी काकोड़ जा रहे हैं, वो दुकान का माल खत्म हो गया ना, लौटने में सांझ हो जाएगी। बस साहब, इतनी ही बात हुई थी। ठीक है सर, हो सकता है जीत को काकोड़ जाते वक्त रास्ते से या फिर काकोड़ से उठाया गया। उसका मोबाइल अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा है सर। और मुझे दीवार पर खून से लिखी वो बात पकड़ में नहीं आ रही। इस खून में कुछ काला जरूर है वर्मा। हेमरेज, सर पर एक नहीं कई सारे वार हुए हैं। आई थिंक डॉक्टर, लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया गया होगा। एक वार सर के पीछे से हुआ, फिर सामने से कम 2 वार हुए हैं। पहला वार पीछे से किया गया होगा, उसके बाद वो मुड़ी होगी, और फिर कातिल ने सामने से अटैक किया होगा। गायत्री जी के अलावा घर पर सिर्फ इनकी भतीजी प्रीति थी। और कातिल कुछ तोड़ वोड़ कर नहीं, बल्कि सीधा दरवाजे से दाखिल हुए। अम्मा, हमारा बेटा जीत। क्या? हाँ, अभी 15 मिनट पहले आया है। इसका मोबाइल खराब हो गया था। जीत सही सलामत था, उसका अपहरण नहीं हुआ था, तो फिर भवन सिंह के घर की दीवार पर उसकी पत्नी गायत्री के खून से लिखे संदेशे का क्या मतलब था? क्या यह गुमराह करने की कोशिश थी, या फिर लिखने वाले कातिल को कोई गलतफहमी हुई थी? कई कंफ्यूजिंग सवाल उठ रहे थे, लेकिन सबसे अहम सवाल था प्रीति। कहां थी प्रीति? जीत, तुम पर किसी ने कोई अटैक किया, तुम्हें उठवाने की कोशिश की? नहीं साहब, हम तो पूरा दिन काम पर ही थे। तो वो फिर घर की दीवार के ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्या राज हो सकता है उसका? वो तो हम नहीं जानते साहब, लेकिन वो चाहे जो कोई भी था, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे भवन जी? आपकी खून की होली का तमाशा देखेंगे? पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, अदालत का काम है उसे दंड देना। आप पीड़ित हैं, आपका काम है हमें सब कुछ सच सच बताना, और आप वो काम कर नहीं रहे, कुछ छुपा रहे। जगन जी, आपका पूरा परिवार खानपुर में रहता है। आपका बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, बीवी, सभी लोग। फिर ये आपकी छोटी बेटी प्रीति अपने ताऊ और ताई के साथ काकोड़ में कह रहती थी? जी, वो अब काहे नहीं रह सकती। वो जितनी जगन की बेटी है उतनी हमारी भी। एक ही परिवार के हैं हम सब लोग। भवन जी, दोबारा कोशिश कीजिए। देखिए, मुझे अभी भी सच की महक नहीं आ रही है। एक बात बताइए, यदि आप सब कुछ सच सच नहीं बताएंगे तो आपकी प्रीति को हम कैसे ढूंढेंगे? बोलिए। साहब, एक लड़का रहा खानपुर का, वीर नाम का नंबरी बदमाश, वही हमारी भोली भाली प्रीति को बहला फुसला रहा था। इसीलिए हम कहे साहब, प्रीति अब यहीं रहेगी, काकोड़ में हमारे पास। साहब, इस सब के पीछे उस वीर का ही हाथ है।
वही हमारी प्रीति को उठा के ले गया। मुझे तो सुबह से ही शक हो रहा था साहब। और आप हमें अब बता रहे हैं? खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। वर्मा, कानपुर के लिए टीम रेडी करो। जी, वीर यहाँ रहता है? हमारा बेटा है। क्या बात है साहब? उससे कुछ बात करनी थी। हमारा बेटा काम पर गया है, पलवल में बंजारा ढाबा में कैशियर का काम करता है ना। उसका नंबर दीजिए। हमारे पास नंबर तो नहीं है। देखिए, एक औरत की हत्या हुई है काकोड़ में, और इस गांव की लड़की उस गांव में रहती थी, प्रीति, जिसका कि अपहरण हुआ है। और हमें पूरा शक है कि इस पूरे कांड के अंदर वीर शामिल है। साहब, आपको नहीं, पूरे गांव को वीर पे शक है। सुबह सुबह सारे गांव वाले आए थे साहब। ये देखिए, ये पथराव करके गए साहब, और गाली गलौज करके गए। हमारा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता, उल्टा वो लड़की हमारे बेटे की जान के पीछे पड़ी है। मतलब? सब झूठ बोल रहे हैं गांव वाले। और वो जगन है ना, जगन, वो तो महा झूठा है। इल्जाम लगा रहा है हमारे वीर पर। हमारा बेटा तो सच्चा है, अच्छा है एकदम। ठीक है, आपके वीर की अच्छाई और सच्चाई हम खुद जाकर पता करते हैं। चलो। इधर आ। क्या नाम है तेरा? रमेश साहब। कोई वीर नाम का लड़का भी इस ढाबे पे काम करता है? एक कानपुर का वीर काम करता है साहब। कहाँ है वो? आज ड्यूटी पर आया नहीं। क्यों? पता नहीं साहब। कहाँ रहता है वो? यहाँ पास ही में किराए का कमरा है उसका। चल जी साहब। बता कहाँ रहता है। अरे चल ना, मकान दिखा। चल आगे। कौन सा? ये रहा वीर का कमरा साहब। ये तो बंद है। ये वीर का है मैडम? साहब काम पे गया होगा, ढाबे पे। वहाँ नहीं है वो। वहाँ नहीं है, फिर कहाँ गया होगा? वर्मा, वीर यहाँ से गायब है और प्रीति काकोड़ से। सर, दोनों रहने वाले खानपुर के, और खबर ये भी है कि दोनों का चक्कर था। तभी प्रीति के घर वालों ने इसे काकोड़ भेजा होगा अपने ताऊ के घर रहने के लिए, ताकि इस वीर का भूत छुड़ा सके। लेकिन वीर है कि इस प्रीति को ले भागा। लेकिन सर, ये प्रीति की ताई का इतनी बेरहमी से कत्ल करने का क्या मतलब हो सकता है? और ऊपर से वो खून से लिखी धमकी। वीर की उम्र अभी 19 साल की है, और एक अकेली औरत का बेरहमी से कत्ल करना और एक जवान लड़की को ले भागना, ये अकेले आदमी का काम नहीं है वर्मा। एक और बात खटक रही है सर, ये लड़की चिल्लाई क्यों नहीं? खामोश क्यों रही? खामोश तो सारा गांव है, और हमें जवाब चाहिए वर्मा। गांव वालों को बोलना तो पड़ेगा वर्मा। इस गांव में सबका खून एक है, और वो है राजपूतों का खून। राजपूतों के लिए अपनी लुगाई को छोड़ करके हर राजपूतानी माँ, बहन या बेटी है। भाई एक ही वंश है, एक ही गोत्र है और एक ही परिवार है। इस मामले में तो हम किसी की नहीं सुनते, सरकार की भी नहीं। जो भी गलत संबंध जोड़ेगा, महापाप करेगा, वो तो भोगेगा। साहब, ये वीर बड़ा हीरो किस्म का है और प्रीति पटाखा। चुड़ैल, आज तो तू गई। पहले पकड़ दे साले। आजा, पकड़। अभी पकड़। पहले पकड़ दे साले। आजा, पकड़ मुझे। अब बता, पहले क्या तोड़ूं? दांत या नाक? सोच ले, तेरा भी कुछ ना कुछ तोड़ दूंगी। अच्छा, समझती क्या अपने आप को? एक बार हाथ छोड़ कर देख, सब समझ जाएगा तू। क्या हुआ, डर गया? देख प्रीति के बच्चे, लड़की है, लड़कियों की तरह रहा कर, समझी?
ये ठीक थी, लड़कियों जैसी हरकत। और ये थी लड़कों जैसी हरकत। हिसाब बराबर। साहब, पहले इन दोनों के बीच जम के पंगे होते थे और जब इश्क हुआ तो वो भी जम के। एक बात बताइए, जब दोनों एक ही गांव के थे तो फिर समस्या क्या थी? यही तो सबसे बड़ी समस्या थी साहब, कि एक ही गांव के लौंडा लौंडी के बीच ये सब पाप माना जाता है यहाँ, और इस पाप की नौटंकी सारे गांव वालों ने देखी। साली जंगली बिल्ली। बिल्ली होगी मेरी जूती, शेरनी हूँ मैं, बाकियों जैसी नहीं, अलग हूँ मैं। अलग लोग और अलग रिश्ते गांव वालों को हजम नहीं होंगे। तो मर जाए बदहजमी से, मेरी बला से। अच्छा ये बता, प्यार करता है कि नहीं? प्यार किससे? अब पूछ किससे? बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? पूछना। अच्छा तेरे से। हाथ तो छोड़, तोड़ेगी क्या? चल। क्या यार तू भी। लेकिन वीर, कुछ भी हो जाए हाथ छोड़ने नहीं दूंगी। राजपुतानी हूँ, समझे? मैं तो बस इतना समझता हूँ कि दुनिया छोड़ दो, पर तेरा हाथ नहीं। बस फिर ऐसा बवाल मच गया सारे गांव में। क्यों? कौन सी दुनिया में रहते हैं साहब। अब एक ही गांव का छोरा, एक ही गांव की छोरी आपस में क्या हुए? भाई और बहन। बहन है वो तुझी। दोस्त है दोस्त, हम लोग बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं। बेटा, तुम दोनों तालाब पर मिलते हो, कसम खा मेरी, तुम दोनों के बीच में कुछ गलत तो नहीं हुआ? माँ तेरी कसम, हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ। तो फिर कसम खा, आज के बाद वो लड़की तेरी बहन है। माँ वो लड़की मेरी दोस्त है। मजा नहीं आया बापू, एक और चाहिए। रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुझे? नहीं, बस बोरी भरकर प्यार है वीर के लिए। पागलपन है। अम्मा, सारा गांव भाई बहन कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर मेरे खत्म हो जाने से ये सब ढकोसले खत्म हो जाते तो दबाइए मेरा गला, लेकिन बापू कस के, राजपुतानी हूँ, इतनी जल्दी दम नहीं तोड़ूंगी। आंखें फोड़ दोगे फिर भी वीर आएगा, मुझे ले जाएगा, अपनी रानी बनाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हम प्यार करने वाले इंसान हैं। आप जैसे गूंगे बहरे बाबू, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतने बुद्धू होंगे। भाई, भाग तो मैं कहीं से भी सकती हूँ ना, समझे इस बात को? चल समझ लिया, अंदर बैठ, अंदर बैठ, अंदर बैठ। तू घर का ध्यान रखियो, मैं छोड़ के आता हूँ इसे। फिक्र मत करो बापू। बस भैया यही रोकना। एक मिनट चल। देख बेटा, सबसे पहले तुझे अपने बड़ों से ढंग से बात करनी चाहिए। जब बड़े ही छोटी बातें करते हैं तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। देख रहे हो भाई साहब कैसे जबान चल रही इसकी गज भर की। एक मिनट प्रीति, बेटा तू अपने इस ताऊ की जान है, बोल क्या मर्जी तेरी, बोल बेटा। वीर, वीर और वीर। भाई साहब ये लड़की एक दिन नाक कटवाएगी, इसके तो अभी। तो शांत हो जा, बैठ जा, बैठ। प्रीति बेटा, तू अब इधर आ गई है ना हमारे घर में, अब तो हमारी जिम्मेदारी है। ना तो कोई तुझे यहां मारेगा और ना ही कोई डांटेगा। अरे खूब मजा करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करेगी तो उसके बाद हम तेरी शादी करवा देंगे, तेरी मर्जी से, ठीक है ना? भाई साहब ये क्या कह दिया आपने? क्या कह दिया? अरे सही तो कहा है। देख जगन, जैसे लोहा लोहे को काट देता है ना, वैसे जिद को नहीं काट सकती। अब तो कुछ दिन जाने दे, तू देख लेना, वो यहां ऐसे रम जाएगी कि अपना सारा बचपना ही भुला देगी।
और तू ये ईर वीर की चिंता करना तो छोड़ ही दे। प्रीति ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे मुझे ठेस पहुंचे। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। बेटी अब तुम आ गई हो तो ये घर घर सा लगता है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांगने की जरूरत नहीं बिटिया, खुद ले लेना। ताई जी, मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। वहाँ खानपुर में तो घर घर नहीं, कैद खाना लगता है। जब देखो बापू के ताने, गाली गलौज, मारपीट। अरे बिटिया, वो तुमको प्यार भी तो करते हैं और दिन रात तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हैं। सारे गांव को भाई बहन बनाने पे तुले, मेरी भलाई तो होने से रही। ये पिछले महीने की ही बात है ना? जी साहब, हम सबको लगा कि प्रीति की अकल ठिकाने आ गई है, उसे समझ में आ गई है अपनी गलती, लेकिन अचानक ये कांड हो गया साहब। सीधी सी बात है सरकार कि उस वीर के बच्चे ने उस प्रीति का दिमाग दोबारा घुमा दिया और भगा ले गया उसे। भवन सिंह के घर से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ और वीर ने ढाबे के मालिक से कुछ भी एडवांस नहीं लिया। फरार होना एक अलग बात है, लेकिन फरार रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। सुनिए साहब, कोई भी गांव वाला, कोई भी बिरादरी वाला उन दोनों की कभी मदद नहीं करेगा। पाप कर रहे हैं, पाप, महापाप। भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्रीति को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं रे जगन, गलती तो हम सबसे हुई है जो हम अपनी ही बिरादरी में पल रहे सांप को पहचान नहीं पाए। एक बार हाथ तो आने दो बापू, हम कुत्ते वीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे उसे कुचल के बहुत पहले दफना देना चाहिए था। ये तो मुझसे ही गलती हो गई। वीर के घर वालों का हुक्का पानी बंद करवा देंगे। नहीं, एक बात याद रखना, जो कुछ भी करना है प्रीति बिटिया के घर वापस आने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वीर और प्रीति एक ऐसा जोड़ा था जिसे सारा गांव और सदियों की चली आ रही धारणा एक नहीं होने दे रही थी। पुलिस का मानना था कि अपने मिलन को अंजाम देने के लिए शायद इस जोड़े ने जुर्म का सहारा लिया हो, लेकिन इतने भयंकर हत्याकांड के बाद ये युवा जोड़ा भाग भाग कर आखिर कहां तक भाग पाता और कब तक? इन दोनों को फटाफट लॉकअप में डालो। आप उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें बाहर निकालो साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये मामला हमारे गांव का है। हमारे पूरे गांव की इज्जत का सवाल है, तो इसका निपटारा भी गांव में ही होगा। बस आप उन दोनों को हमारे हवाले कर दीजिए, उसके बाद उनके साथ जो कुछ करना है वो हम करेंगे, हमारी पंचायत करेगी। आप उन्हें बाहर निकालिए। सुनिए, देखिए वो दोनों हमारी हिरासत में हैं। हमें उनसे बहुत कुछ पूछताछ करनी है। हमारी ड्यूटी के बीच में मत आइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। वो लड़का वीर हमारे पूरे गांव का गुनहगार है, हमारे पूरे वंश का गुनहगार है वो। बस आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम तो उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे या फिर उसे जिंदा जला देंगे। देखिए, कानून अपने हाथ में लेना गैर कानूनी है। मैं 3 तक गिनूंगा, आप लोग अपने अपने घर वापस लौट जाइए शांति से, वरना मजबूरन हमें फायर करना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे वापस, हमें वीर चाहिए। ये कर रहे हैं, हम डरते नहीं हैं आप वीर को। 3 चलो चलो।
मुझे भी साथ ले चलो। चुपचाप बैठी रहो। नहीं, वो लोग वीर को मारना चाहते, पहले मुझे मारना होगा। मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जाओ। वीर, वीर, छोड़ो। बैठो यहाँ पे। वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं, समझ गए? देख वीर, हमारे पास टाइम कम ही नहीं है। दरअसल हमारे पास टाइम है ही नहीं। किसी वक्त वो गांव वाले अंदर घुसकर तेरी हड्डियों का कचूमर बना देंगे। राम कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। जी मुझे तो इतना तक नहीं पता कि मरा कौन है। अगर तूने गायत्री देवी को नहीं मारा तो प्रीति तेरे साथ कैसे हुई बे? तूने गायत्री देवी का सर फोड़ डाला, उसके बाद तुम दोनों काकोड़ से फरार हुए। मैं काकोड़ गया ही नहीं। दरअसल प्रीति ही कल सुबह मेरे ढाबे पे आई थी। ठीक है। प्रीति, तू यहाँ कैसे चली आई? तू तो आया नहीं अपनी शेरनी को लेने, सो मैं खुद चली आई। तेरे कहने का मतलब ये कि प्रीति खुद अपनी ताई के घर से भागकर तुझसे मिलने ढाबे पर आई और उसने तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उसकी ताई मर चुकी है? नहीं साहब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। वर्मा, लड़का चालाकी करने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि हम इसे गांव वालों के हवाले नहीं करेंगे। हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोलना भी मत। अब वो लड़की बोलेगी और हम बोलेंगे। वर्मा, उस लड़की को बुलवा। चलो। एक मौका और है तेरे पास, बता दे सब कुछ सच सच। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। प्रीति, ये तुम्हारा हीरो कह रहा है कि तुम खुद इससे मिलने ढाबे पर गई थी। ये तुम्हारी ताई के घर तो गए नहीं? जिस दिन से गांव वालों ने हमें एक साथ देख लिया था, मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी कि प्रीति को भुला दूंगा। उस दिन के बाद मैं कभी नहीं मिला इससे। सच है? साहब मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। ढाबे के पास एक किराए का मकान भी ले लिया था ताकि गांव से दूर रहूं, प्रीति से दूर रह सकूं। मैं कभी नहीं मिला इससे। बस एक बार फ़ोन पर बात हुई थी, वो भी इसी ने अपने ताई के फ़ोन से किया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये सच कह रहा है प्रीति? सर जी, वीर ने जो कुछ कहा सब सच कहा। मैं ही गई थी कल सुबह ढाबे पर अपनी मर्जी से। तो फिर तुम्हारी ताई को किसने मारा? मैंने मारा अपनी मर्जी से। प्रीति, प्रीति रुको। पागल मत बनो। हमने कहा ना कि जब तक तुम्हारे ताऊजी घर नहीं आ जाते तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, समझे? ताई, हवा खाने जा रही हूँ, मुंह काला करवाने नहीं। दम घुटता है मेरा दिन भर घर में रहने से। हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो। उस वीर से मिलने जा रही हूँ ना, बोलो। देखो बिटिया, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अरे हम सब लोग जुड़े हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी खराब करोगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे जाना है। प्रीति पागल मत बनो। मुझे जाना है। प्रीति चलो अंदर। छोड़िए मुझे। हमने कहा अंदर चलो, पागल मत बनो। जी छोड़िए। हाँ माँ, अंदर चलो। जी अपनी बहन को अंदर ले चलो। मुझे जाना है। चलो और इसे बाहर मत निकलने देना। मेरे साथ धोखा किया ताई ताऊ ने। मुझे लगा मेरे प्यार को समझेंगे, एक ना एक दिन मेरी और वीर की शादी कराएंगे, लेकिन मेरा इसके बिना दिल नहीं लग रहा था। बस एक बार मिलना चाहती थी, लेकिन वो लोग मुझे घर के बाहर कदम नहीं रखने देते थे। जी दिन रात जासूसी करता तो ताई पीछा नहीं छोड़ती। बड़ी मुश्किल से एक बार बात हुई थी वीर से, जब ताई का मोबाइल हाथ लगा था। हेलो, तेरी शेरनी बोल रही साले। प्रीति, तू कहाँ से बोल रही है? जहाँ से भी बोल रही हूँ। तू खुश नहीं लग रहा है? पूछ तक नहीं रहा है कि कैसी हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तू ठीक तो है ना? बिल्कुल नहीं। तू यहाँ आ और मुझे उड़ा ले जा। प्रीति, गांव वाले जान से मार देंगे हमें। और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। याद है ना मैंने क्या कहा था? एक बार हाथ पकड़ा सो पकड़ा। देख प्रीति,
तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, भूल जा मुझे, वरना गांव वाले हमें मार डालेंगे। तू तो अभी मुझे मरने के लिए कह रहा है, भुलाने के लिए कह रहा है। तूने भुला दिया मुझे? नहीं प्रीति, कभी नहीं भुला सकता तुझे। सीधे काकोड़ आजा, मैं यहाँ मेरे ताऊ के पिंजरे में कह दूँ। खोल पिंजरा, ले चल मुझे, कहीं दूर भाग चलेंगे। नहीं प्रीति, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्यार हो तो सब कुछ हो सकता है वीर। 2 मिनट हमारी आंख क्या लग गई, तुमने अपनी जात दिखा दी। चलो अंदर। मेरी जात एक ही है ताई, आजादी लेकर रहूंगी मैं। हमने कहा अंदर चलो। चलो। ये लड़की मरवा के छोड़ेगी मुझे। अम्मा, हम अलीपुर जा रहे हैं, कल सुबह लौटेंगे। और बापूजी भी रात को चाचा जी के यहीं रुकेंगे कानपुर में। तो प्रीति को अकेली संभाल लोगी? बेटा, हम नहीं संभाल पाएंगे, इसे अपने कमरे में बंद कर दो। भैया दरवाजा खोल, भैया, ताई, ताई दरवाजा खोलिए, भैया। खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। बिटिया, लो बिटिया, खाना खा लो। दुश्मन नहीं है तेरे, जो भी हो रहा है सब तेरी भलाई के लिए हो रहा है बिटिया। खा लो। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ सर जी, इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। प्रीति, तू यहाँ कैसे चली आई? तू तो आया नहीं अपनी शेरनी को लेने, सो मैं खुद चली आई। कैसे? मतलब तेरे ताऊ ताई जीत, उन्होंने तुझे रोका नहीं? सबने रोकने की कोशिश की, पर फिर भी मैं भाग के चली आई। भाग आई? तू कुछ भी करती है प्रीति। अब बता, ऐसे कैसे भाग आई? हाँ, मैं भाग आई वीर, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम कहीं भाग चलते हैं यहाँ से बहुत दूर।
मैं क्या करता साहब, मुझे नहीं पता था कि अपनी ताई को मार के आ गई, और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था इसको छुपाने के अलावा। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता था कि इसने अपनी ताई को मार डाला? बिल्कुल नहीं साहब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ मानता हूँ मैं बहक गया था, मैंने इसका हाथ पकड़ा, थोड़ा वक्त साथ गुजारा, पर मैं इससे हमेशा कहता था हमारा कुछ नहीं हो सकता। जात एक, गांव एक, गोत्र भी एक, फिर भी इसने सपने देखे साहब, और अब देखिए ना कहाँ लाके खड़ा कर दिया। खुद भी लुट गई और मैं भी फंस गया साहब। प्रीति बेटा, तुम्हें एहसास है कि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है? उन लोगों को मेरे जज्बातों का एहसास क्यों नहीं था सर जी? मेरे माँ बाप, ताऊ ताई, भाई सब मुझे मुजरिम समझते थे। मैंने किया ही क्या था? सिर्फ वीर से प्यार, बस। देखो बेटी, अभी तुम सिर्फ 16 साल की। 1 मिनट के लिए हम इस जात पात को अलग कर देते। अब सवाल यह है कि जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, वो प्यार ना होकर जिस्मानी आकर्षण है, चंद दिनों का एहसास बस। नहीं, प्यार था, प्यार है। नहीं है बेटी, नहीं था। वो प्यार ही क्या जो किसी की जान लेने पर उतारू हो जाता। अगर तुम्हारी जगह पर वीर होता ना, तो वो कभी नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें भुला चुका है। वो अब भी मुझे प्यार करता है, लेकिन कहता क्यों नहीं है? तुम्हारे घर वालों की सोच गलत थी, लेकिन उनके प्यार में कोई खोट नहीं थी। वो तुम्हारी ताई तुमसे बहुत प्यार करती थी, बस वीर की दीवानगी में तुम उनके प्यार को पहचान ही नहीं पाई। कानून ने लड़के को रिहा कर दिया है, लेकिन हमारी कैद से नहीं छूटेगा। अरे वो पापी है, लड़की ने भी पाप किया है। हम कहते हैं उसे भी रिहा करो और हमारे हवाले करो। तो उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया है। हम उनको ऐसी सजा देंगे कि आइंदा गांव के बच्चे इस महापाप को दोहराएंगे नहीं। फिलहाल अदालत ने वीर को रिहा तो कर दिया है, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट नहीं दी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, हो सकता है कि उसका इस हत्याकांड में हाथ हो, लेकिन प्रीति अपने इकबाले जुर्म का एक शब्द नहीं बदल रही है। उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल वो नोएडा के महिला सुधार गृह में रिहेबिलिटेट हो रही है। 16 साल का दिल बड़े जोर से धड़कता है। शायद इसी शोर में प्रीति परंपरा की दस्तक को सुन नहीं पाई। शायद गांव वाले भी एक दकियानुसी रिवाज को तोड़ने से इतना कतरा रहे थे कि उन्होंने युवा पीढ़ी के जज्बातों की दस्तक अनसुनी कर दी। ये केस जितना जात पात का है, उतना ही बच्चों की परवरिश का भी है। संस्कृति कहिए, तहजीब कहिए या फिर कल्चर, दरअसल ये एक धागा है जो लोगों को आपस में बांधकर एक कौम बनाता है। और जब भी ये धागा जरूरत से ज्यादा कस जाता है, तब कुछ ना कुछ टूटता जरूर है, और हमें इसी बात का ध्यान रखना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।
जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।